हम लोग कल जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज पढ़ रहे थे एल्कीन का। तो हमने कल जो है ब्यूटीन के लिए देखे थे कि ब्यूटीन 2ENE जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज देता है, बाकी दूसरा कोई नहीं देता है। और आज और एक एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं कि कौन कौन दे सकता है। ठीक है, तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। आज हम लोग जो है पेंटीन का एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो पेंटीन का मतलब क्या हो गया, C5H है। उसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, तो देख लो, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 हाइड्रोजन है कि नहीं। ये हो गया पेंट 1E, पेंट 1E। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके अगर हम इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज के लिए चेक करना चाहेंगे तो ये डबल बॉन्ड वाला ही है कार्बन, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन देखेंगे तो ये इधर भी H है, इधर भी H है। अब इधर देखो, इस कार्बन में एक तरफ क्या है, H है, ये हमने H लिखा, और दूसरे तरफ ये पूरा लिख देंगे, दूसरे तरफ ये पूरा लिख देंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पर C3 3 3 6 1 7, ये सब मिलाकर क्या हो जाएगा, C3H7। ये भी पेंट 1E है, ये पेंट 1E है। तो देखो ये जो है, क्योंकि क्या होता है कि डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है, डबल बॉन्ड के जो अराउंड कार्बन है, उसको हम वहाँ डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ देखो, इस कार्बन पर दोनों ही ग्रुप सेम है, डिफरेंट, इधर डिफरेंट ग्रुप है, इधर तो डिफरेंट ग्रुप है इस कार्बन पर, लेकिन इस कार्बन पर दोनों ही ग्रुप सेम है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो नहीं करेगा। पेंट 1ENE ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो नहीं करेगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज नहीं है। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। ये जो है ब्यू पेंट 1ENE जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो नहीं करेगा। अब देखते हैं दूसरे तरीके से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब डबल बॉन्ड को हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया 1 2 पेंट 2ENE, ये हो गया पेंट 2ENE। अब ये जो डबल बॉन्ड है, इसके अराउंड हम इसको अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, अब इस कार्बन पर देखो क्या जुड़ा हुआ है, एक तरफ H जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ CH3 जुड़ा हुआ है। तो एक H हो गया ये वाला, एक ग्रुप ये हो गया, और एक ग्रुप ये हो गया, है ना। जैसे यहाँ पर क्या था, एक ग्रुप इधर था और एक ग्रुप इतना बड़ा था। इधर तो दोनों ही ग्रुप सेम है, दोनों ही ग्रुप सेम है। इधर क्या है, एक ग्रुप है और दूसरा ग्रुप इतना बड़ा है, इसको हम यहाँ लिखो। उसी तरह से यहाँ अरेंजमेंट कर रहे हैं, एक इधर एक ग्रुप हुआ, और इस कार्बन पर भी 2 ग्रुप है, एक ग्रुप ये है और दूसरा ग्रुप ये है। तो इधर तो हो गया 2 डिफरेंट ग्रुप हो गया, CH3 है और H है। अब इधर देखते हैं, इधर क्या है, H है, H लिख दिया, और ये क्या हो गया, C2 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 5, यहाँ हो गया C2H5। ठीक है, तो ये जो है पेंट 2ENE क्या कर रहा है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो कर रहा है। यहाँ 2 डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ भी 2 डिफरेंट ग्रुप है, सेम ग्रुप नहीं है इसका भी सेम ग्रुप नहीं है, और एक ग्रुप जो है सेम दिख रहा है, H इधर भी है, H इधर भी है। ये अभी देखो ट्रांस में है,
ये हो गया ट्रांस, क्योंकि सेम ग्रुप जो है मैक्सिमम डिस्टेंस पर, सेम ग्रुप जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मैक्सिमम डिस्टेंस पर। ये होगा ट्रांस पेंट 2ENE। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर दिया। अब सीस भी आएगा। इधर CH3 इधर H है, अब इधर इस H को इधर ले आएंगे और C2H5 को ऊपर लेके चले जाएंगे। अब देखो सेम ग्रुप जो है डबल बॉन्ड के सेम साइड आ गया, नज़दीक में आ गया। यहाँ पर सेम ग्रुप जो है डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, तो ट्रांस हुआ। और इसमें सेम ग्रुप जो है सेम साइड आ गया, डबल बॉन्ड के नज़दीक आ गया, इसलिए ये हो गया सीस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीस पेंट 2ENE। ठीक है, तो पेंट 2ENE जो है दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, सीस एंड ट्रांस। तो पेंट 2ENE जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन पेंट 1ENE में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, क्योंकि इस कार्बन पर दो सेम ग्रुप है इसीलिए। और इसमें दोनों ही कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पर भी डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पर भी डिफरेंट ग्रुप है, इसीलिए ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो बस ध्यान देने की बात है कि जो इस तरह का जो कंपाउंड है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही सेव करेगा जब डबल बॉन्ड कार्बन, डबली बॉन्डेड जो कार्बन है उस पर डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड रहेगा, तभी होगा। ठीक है, एक तो डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए, उसके अलावा अराउंड द डबल बॉन्ड दोनों ही कार्बन में कम से कम एक जो है ग्रुप सेम होना चाहिए, तब होगा। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड अगर हम यहाँ दे देंगे तो इधर से हो जाएगा पेंट 2ENE, तो दोनों सेम ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हम और भी आइसोमेरिज्म लिख सकते हैं, लेकिन वो जो है शो नहीं करेगा। वो क्या है? शो नहीं करेगा। अब जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं, जैसे है यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, है ना, और ये हो गया 4 कार्बन, फिर यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया अब जो है डबल बॉन्ड हम यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो भी ये जो है शो नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड देते हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन सेम हो गया, इसलिए शो ही नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसी पर हम देखेंगे एक ग्रुप ये होगा, एक ग्रुप यहाँ पर, ये दोनों ग्रुप सेम हो जाएगा ना। कार्बन के डब पर ही न देखते हैं, डबल बॉन्ड कार्बन जो दिया हुआ इसी पर देखते हैं, यहाँ पर इस कार्बन पर तो दोनों सेम ग्रुप ही हो गए, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये वाला अरेंजमेंट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये तो शो नहीं करेगा हम समझ लें, क्योंकि इस कार्बन पर दोनों ही डबल बॉन्ड कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कार्बन और इस पर दोनों ही ग्रुप सेम है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दूसरा उपाय करते हैं, देखते हैं। अब जो है यहाँ डबल बॉन्ड दे देते हैं, ये हट जाएगा, सारिन रहेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो, अब ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है यहाँ पर, तो इधर देखो, अब इस कार्बन पर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम हो गया। अगर हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं तो इधर तो एक ग्रुप ये हुआ और एक ग्रुप ये दोनों डिफरेंट है, इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है, लेकिन अगर इस कार्बन पर देखें तो दोनों ही ग्रुप सेम है। ठीक है, तो पेंट 2ENE का हम इतना आइसोमर लिख सकते हैं, 2 इधर लिखे, 2 4 आइसोमर, 5 आइसोमर लिख सकते हैं। पेंटीन का 5 आइसोमर लिखाता है, लेकिन 5 में से सिर्फ एक ही है ये वाला पेंट 2ENE, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बाकी कोई भी आइसोमर जो लिखते हैं उसमें कार्बन के
डबल बॉन्ड कार्बन में जो है कम से कम एक ग्रुप जो है सेम निकल ही जाता है, इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इस कार्बन पर ये दोनों तो डिफरेंट है, लेकिन इस कार्बन पर ये दोनों सेम हो गया, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, दोनों ग्रुप सेम हो गया इस कार्बन पर, इसीलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो सकता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है ना, तो एल्कीन का जो स्टेबिलिटी है ना वो डिपेंड करता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, है ना, डिपेंड्स अपॉन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिपेंड्स अपॉन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कौन कम रिएक्टिव है, जितना कम रिएक्टिव हुआ उतना ज़्यादा स्टेबल। चीज़ जितना ज़्यादा रिएक्टिव है वो उतना कम स्टेबल है, क्योंकि जो स्टेबल होता है वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, जो अनस्टेबल होता है वो रिएक्ट करता है। जो जितना जल्दी रिएक्ट करता है वो उतना कम स्टेबल होता है। ठीक है ना, जो देर से रिएक्ट करता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस बात को पहले, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है क्या? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है कि एनर्जी रिलीज, जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं ना एल्कीन में तो हीट एनर्जी रिलीज होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा इथीन, ये हमारा इथीन है। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रोजन गैस का एडिशन करा। ठीक है, जब हम लोग पढ़ा रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन तो उसमें हाइड्रोजनेशन करवाए थे, है ना। तो ये वाला टूटा था बॉन्ड और हाइड्रोजन जुड़ गया था, ये हुआ हाइड्रोजनेशन, ये हो गया हाइड्रोजनेशन। तो इथीन का ये हाइड्रोजनेशन, ये इथीन है, इथीन का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करके क्या बना दिए, इथेन। क्या अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व, इस केस में क्या होता है कि साथ में ये हीट एनर्जी रिलीज, यही है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जो हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है इस रिएक्शन में, हाइड्रोजनेशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा रहे हैं इथीन पर, तो इथेन तो बन ही रहा है, कम्प्लीटली हाइड्रोजनेटेड हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटा तो उसके जगह पर हाइड्रोजन का एडिशन हो गया और साथ में हीट एनर्जी रिलीज हुआ। जो हीट एनर्जी रिलीज हुआ ना, इसी को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यही है हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व मतलब निकला, रिलीज हुआ व्हेन 1 मोल ऑफ एल्कीन इज कम्प्लीटली हाइड्रोजनेटेड टू, जब 1 मोल ऑफ एल्कीन को कम्प्लीटली हाइड्रोजनेटेड करके अल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है उसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तब सबका देखेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितना ज़्यादा होगा वो उतना अनस्टेबल होगा, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है वही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, जिसके पास कम एनर्जी होता है वो कम एनर्जी रिलीज करेगा। और हम लोग सब जानते हैं कि जिस मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा एनर्जी होता है वो अनस्टेबल होता है, जिस मॉलिक्यूल के पास कम एनर्जी होता है वो स्टेबल होता है। तो जैसे जैसे एनर्जी कम होता जाएगा वैसे वैसे उसका स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। तो हम लोग अब देखते हैं, सबका लिखते हैं हीट ऑफ, यहाँ पर लिख रहे हैं ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे पहले लिखते हैं, अभी तुरंत लिखे इथीन। तो इथीन का पहले लिखते हैं, इथीन का हाइड्रोजनेशन क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है 137.2, 137.2। इथीन के बाद क्या आएगा, प्रोपीन आएगा, PROPENE। इथीन के बाद आएगा प्रोपीन, 3 कार्बन का। प्रोपीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, इससे कम है, 137.2। हीट ऑफ जो हाइड्रोजनेशन लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं किलो जूल पर मोल में। ठीक है,
किलोजूल पर मोल। ठीक है, 125.9 किलोजूल पर मोल प्रोपीन हो गया। उसके बाद हम लोग लेते हैं 1 ब्यूटेन। ठीक है, इसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो है 126.8 किलोजूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद हम लोग cis 2 ब्यूटेन लेते हैं। cis ब्यूट 2EN, cis ब्यूट 2EN। ठीक है, तो cis ब्यूट 2EN का जो है वो है 119.6 किलोजूल पर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, ऑर्डर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबका लिख। cis 2 का हुआ, उसका trans 2 ब्यूटीन का ट्रांस 2 2EN, ब्यूट 2EN। ठीक है ना, ट्रांस 2 ब्यूटीन लिखो या ट्रांस ब्यूट 2EN लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसका जो है ऑर्बिट कम हो गया, 115.6 हो गया, 115.4 किलोजूल। इसका ऑर्बिट कम हो गया। ठीक है, उसके बाद है 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। उसके बाद हम लोग लेते हैं 2 मिथाइल प्रोप 1EN। ठीक है, तो इसका जो होता है 118.8, इसका होता है 118.8 किलोजूल पर। तो हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के बेसिस पे, अगर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का डेटा हमारे पास आ जाए, यानी ये प्रैक्टिकल एविडेंस है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के आधार पे ही मिलेगा। जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी ना हमको हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पता चलेगा। तो एक्सपेरिमेंटली हम वेरीफाई करेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। तो जिसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज़्यादा होगा वो कम स्टेबल होगा। तो अगर हम इस दोनों को कंपैरिजन करें, इस दोनों इथीन और प्रोपीन, ठीक है, अभी यहीं पर देख सकते हैं, ये 137 है, 125 है, वो 126 है, ये 119 है, ये 115 है, ये 118.8 है। तो सबसे कम जो है यहाँ पर 115.4 है। यानी ट्रांस, अगर जितना यहाँ पर हम मॉलिक्यूल लिखें, इसमें अगर इसी में हम कंपैरिजन करें कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो जिसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस सारे को कंपैरिजन करें तब लिखते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सबसे कौन है, ट्रांस ब्यूट 2EN, इसी का सबसे कम 115.4 है, सबसे कम इसी का है। इसका में कंपैरिजन करने पर तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया ट्रांस ब्यूट 2EN, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ पर जितना लिखा है एग्जाम्पल, और इससे थोड़ा कम स्टेबल कौन होगा, 115 के बाद कौन आता है, 118 आता है। इसके बाद आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोप 1EN। ठीक है, इसके बाद इससे कम स्टेबल होगा 118 के बाद 119 आता है, cis ब्यूट 2EN। ठीक है ना, तो सबसे कम है इसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के आधार पे स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। हमने इस तीन को कंपैरिजन करके दिखाया। इसके बाद आ जाएगा cis ब्यूट 2EN है, 119 है। उसके बाद ये आएगा 100 प्रोपीन आएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट इससे कम स्टेबल होगा प्रोपीन,
ठीक है 125। उसके बाद आएगा 126 1 ब्यूटीन, ठीक है 1 ब्यूटीन लिखो या ब्यूट 1 ये नहीं लिखो, बात ये है ब्यूट 1 ENE आजकल लिखते हैं, और 1 ब्यूटीन लिखा है तो ओल्ड फैशन है, न्यू फैशन है ब्यूट 1 ENE, ओल्ड फैशन में 1 ब्यूटीन। और सबसे कम स्टेबल कौन हो गया भाई, ये हो गया इथीन। इथीन जो है सबसे कम स्टेबल हो गया। तो अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के आधार पर डिसाइड करेंगे तो जितना भी एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है उसमें ये सबसे कम स्टेबल हुआ और सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हुआ, ये ट्रांसब्यूट ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ, और इथीन जो यहाँ पर सबसे कम स्टेबल हुआ, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका सबसे ज़्यादा है इसलिए सबसे कम स्टेबल हुआ, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ट्रांसब्यूट का सबसे कम है इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ, मोस्ट स्टेबल हुआ। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के आधार पर जो है हम स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पैरामीटर्स भी है, उसके आधार पर भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। ये तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के आधार पर कर लिए। अब थियोरेटिकली कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, इसके लिए 2 फैक्टर है, उसके ऊपर भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में एक जो है पहला फैक्टर क्या हो गया, लेस द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, लेस द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन more would be the stability। ठीक है, इस फैक्टर को याद करना है। ठीक है, लेस द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मोर वुड बी द स्टेबिलिटी। जितना कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जिसके पास एनर्जी रहेगा वही ना एनर्जी रिलीज करेगा, जिसके पास एनर्जी नहीं है वो रिलीज क्या करेगा। तो अगर कोई एनर्जी बहुत कम रिलीज कर रहा है इसका मतलब उसके पास एनर्जी नहीं है, और जिसके पास कम एनर्जी है रहता है वो स्टेबल होता है। इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जिसका कम है वो स्टेबल है। ठीक है, ओके।